नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विज़डम में बहुत-बहुत स्वागत है। हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये पूरा लेक्चर सीरीज समाप्त हो चुकी है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1789 के फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से और इसका अंत हुआ 1799 में नेपोलियन बोनापार्टा के उदय से, जब नेपोलियन बोनापार्टा ने खुद को फ्रांस का एम्परर घोषित किया और फ्रांसीसी क्रांति की ऑफिशियल रूप से समाप्ति की घोषणा करी। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम इन लेक्चर सीरीज के दौरान कवर नहीं कर पाए थे। आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मीडिया एंड सिंबलिज्म। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो आपको पता है कि किसी भी क्रांति को उभरने के लिए विचारों का होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है। फ्रांसीसी क्रांति में भी जो एनलाइटनमेंट के थॉट्स है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जगह थी इस क्रांति को स्प्रेड करने में और जनमानस के मस्तिष्क में बिठाने में। अब आइडियाज को ट्रैवल करने के लिए कम्युनिकेशन के माध्यम चाहिए होते हैं और उस समय न्यूज़पेपर या मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम था इन आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। और दूसरा था सिंबलिज्म, यानी प्रतीकात्मक चिन्ह। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़पेपर की। अब न्यूज़पेपर के इस टॉपिक को हम तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले न्यूज़पेपर की क्या स्थिति थी। उसके बाद बात करेंगे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि 1789 से 1799 के बीच फ्रांस में प्रेस की क्या स्थिति थी, और 1799 के बाद यानी नेपोलियन बोनापार्टे के उदय के बाद प्रेस की क्या स्थिति हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जाहिर सी बात है, फ्रांस बहुत ज्यादा असमानता भरा समाज था और जो समाज है वो तीन वर्गों में बटा हुआ था, नोबेलिटी, क्लर्जी और कॉमन पीपल। और जो पावर है वो मोनार्की के पास थी, क्लर्जी के पास थी, और कॉमन पीपल के पास कोई भी पावर नहीं थी, ना ही कोई इकोनॉमिक, ना ही कोई सोशल, ना ही कोई पॉलिटिकल पावर। और गवर्नमेंट को भी पता था कि प्रेस एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों में एनलाइटनमेंट की विचारधाराओं को प्रवाहित करने के लिए, और उसके साथ साथ लोगों को मोनार्की के खिलाफ भड़काने के लिए। तो मोनार्की ने, राजतंत्र ने यह डिसाइड किया कि प्रेस पे पूरी तरह से सेंसरशिप लगाई जाए। उस समय रेवोल्यूशन से पहले ओल्ड रजीम के दौरान फ्रांस में प्रेस के लिए लाइसेंस की जरूरत होती थी, और ये जो लाइसेंस है ये राजा द्वारा इशू करा जाता था। और जाहिर सी बात है, राजा ऐसे किसी भी न्यूज़पेपर को ये लाइसेंस नहीं देता था जो उसकी ही नीतियों के खिलाफ बात करे। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर था जिसका नाम था गजट डे फ्रांस, जिसकी उत्पत्ति 1631 में हुई। ये बेसिकली राजा के प्रोपेगेंडास को फैलाने का काम करता था और राजा की नीतियों को सही सही दिखाने की कोशिश करता था आम जनता के सामने, और आम जनता के किसी भी मुद्दे के ऊपर बात नहीं करता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अन्य माध्यमों का यूज नहीं किया जा रहा था फ्रांस में एनलाइटनमेंट के जो आइडियाज हैं उन्हें स्प्रेड करने के लिए और आम जनता को इस अन्याय के खिलाफ जागरूक करने के लिए। क्रांति से कुछ समय पहले ही पैम्फलेट्स और लाइबल्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था इन क्रांतिकारी विचारधाराओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। अब ये जो पैम्फलेट है ये पर्चे के रूप में या छोटे छोटे बुकलेट्स के रूप में होते थे, और इनमें क्रांतिकारी विचारधाराओं के बारे में लोगों को जागरूक करने वाली बातें लिखी जाती थी। और जो लाइबल्स है ये भी एक तरह के पैम्फलेट ही होते थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा उग्र भाषा का यूज
करते थे अपनी पुस्तक में। इन पैम्फलेट्स और लाइबल्स को लोगों तक चोरी छुपे पहुंचाया जाता था। जो क्लब्स चलते थे, पॉलिटिकल कॉफी हाउसेस, कॉफी शॉप्स थे, उनके द्वारा, और जो अन्य जगह थी फ्रांस में आम जनता के इकट्ठा होने वाले, वहां पर चोरी छुपे लोगों तक ये पैम्फलेट पहुंचाए जाते थे। और इन पैम्फलेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा फ्रांसीसी जनता को जगाने के लिए इस अन्यायपूर्ण सिस्टम के खिलाफ। और फ्रांसीसी आम जनता जगी भी और लड़ी भी फ्रांस की मोनार्की के खिलाफ। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने में इन पैम्फलेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, और इस दौरान प्रेस की क्या स्थिति थी हम उसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम 1789 टू 1799। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर प्रेस के लिए गोल्डन एरा कहा जाता है। 1789 में फ्रीडम ऑफ प्रेस की घोषणा की गई। फ्रांस में अब फ्रीली कोई भी अपने अपने न्यूज़पेपर छाप सकता था, लेकिन हम मुख्यतः दो तीन विचारधाराओं के लोगों के द्वारा छापे गए प्रेस के या न्यूज़पेपर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हैं रेडिकल या जैकोबिन प्रेस। तो जैकोबिन्स ने, या जो एक्सट्रीम विचारधारा रखते थे फ्रांस में, उन्होंने भी अपने न्यूज़पेपर प्रिंट करवाए। उसमें से पहली है ला आमी डू पीपल, यानी फ्रेंड्स ऑफ पीपल, जिसके एडिटर थे जीन पॉल मराट। अब ये फ्रेंड्स ऑफ पीपल जो न्यूज़पेपर है, ये एक्सट्रीम रेडिकल विचारधारा को सपोर्ट करता था, और रेवोल्यूशन के होने में, और इसके साथ साथ ये रेवोल्यूशन के दौरान जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनके वायलेंस को भी सपोर्ट करता था, ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ जो रेवोल्यूशन के खिलाफ है। इसके बाद जो दूसरा पेपर है वो है ला पेरे डुशैन, जिसके एडिटर हैं जैक हबर्ट। ये न्यूज़पेपर साइंस कुलोट्स के बीच बहुत ज्यादा फेमस था। अब सेंस कुलोट्स अगर आपको याद हो तो हमने बहुत बार जिक्र किया है सेंस कुलोट्स का। सेंस कुलोट्स होते हैं लेबर्स या मिडिल क्लास पीपल पेरिस या फ्रांस के। तो इनके मध्य बहुत ज्यादा फेमस था, बहुत इजी लैंग्वेज, आम जनता की भाषा में ये पेपर लिखा जाता था, और आम जनता के हितों की बात करता था, और बेसिकली जो मोनार्की है उसके खिलाफ बातें लिखता था, और उसकी क्रूरताओं के ऊपर लिखता था। जो दूसरा धड़ा था वो था मॉडरेट प्रेस का। इसका जो न्यूज़पेपर था वो था ले मॉनिटर यूनिवर्सल। इसका जो बेसिक काम था वो था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी फ्रांस में, उसके बाद जो नेशनल असेंबली बनी, उसमें होने वाले विवादों के ऊपर और उसमें बनने वाले लॉस के ऊपर रिपोर्टिंग करना। और ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद न्यूज़पेपर कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ले मॉनिटर यूनिवर्सल एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो प्रोपेगेंडा में नहीं बल्कि फैक्ट्स में वर्क करता है। और आज तक भी जब भी कोई हिस्टोरियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो इसी न्यूज़पेपर के एविडेंसेस के सहारे अपनी रिसर्च लिखते हैं। इसके अलावा जो अन्य धड़ा था वो था गिरोंडिन प्रेस का। आपको याद होगा जो गिरोंडिन्स थे वो मॉडरेट किस्म के रेवोल्यूशनरीज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र के हिमायती थे। यानी वो चाहते थे कि फ्रांस में आम जनता की सरकार के साथ साथ राजा को भी उसके हक मिले। इनका जो न्यूज़पेपर था वो था ला क्रॉनिक डे पेरिस, और ये न्यूज़पेपर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट करता था। तो ये कुछ न्यूज़पेपर थे फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। और जिस तरह से फ्रांस में स्थितियां समय के साथ बदलती रही और फ्रांस जैसे जैसे एक्सट्रीमिज्म की ओर गया, वैसे वैसे जो जैकोबिन्स द्वारा लाए गए न्यूज़पेपर थे उनकी
मात्रा बढ़ती रही, बाकी न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप लगाते गए और एक समय ऐसा आया जब फ्रांस के ये न्यूज़पेपर एक्सट्रीम रेन ऑफ टेरर को भी सपोर्ट कर रहे थे और ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि ये सब वायलेंस जायज है फ्रेंच रेवोल्यूशन को जिंदा रखने के लिए। अब इसके बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्टा का उदय हुआ और तीसरा पड़ाव आया फ्रांस में प्रेस का, जिसे कहा गया आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन या आफ्टर 1799। नेपोलियन बोनापार्टा को पता था कि अगर उसे सत्ता में रहना है तो सबसे पहले विचारों की इस धारा को रोकना होगा। जो भी उसके खिलाफ विचारधाराओं वाले न्यूज़पेपर है उन्होंने उन सारे न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया और सिर्फ एक न्यूज़पेपर को रहने दिया जिसका नाम था ले मॉनिटर यूनिवर्सल, जिसका जिक्र हम यहाँ पर भी कर चुके हैं मॉडरेट प्रेस में, जिसका काम हुआ करता था रिपोर्टिंग करना नेशनल असेंबली के डिबेट्स के ऊपर और लॉस के ऊपर। इसे ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ नेपोलियन कहा गया और अब इस न्यूज़पेपर का काम था संसद में बनने वाले कानूनों, इसके साथ साथ ही जो डिक्रीज घोषित हो रही थी और उसके साथ साथ जो विक्ट्रीज हासिल कर रहा था फ्रांस, उसके ऊपर लेख लिखना। और यहीं से फ्रांस में एक बार फिर से जो प्रेस है उसका गला घोट दिया गया और प्रेस फ्रीडम पूरी तरह से समाप्त हुई फ्रांस में। तो ये था फ्रांस में न्यूज़पेपर का रोल। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिंबलिज्म का, यानी प्रतीकवाद का। फ्रांसीसी क्रांति में सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आम जनमानस के मनोमस्तिष्क में रेवोल्यूशनरी आइडियाज, एनलाइटनमेंट के आइडियाज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया गया फ्रांस में जिन्होंने ओल्ड रजीम के दौरान चले आ रहे प्रतीकों की समाप्ति की, नए नए आइडियाज के ऊपर बात की और नए नए आइडियाज के लिए प्रेरित किया फ्रांस की आम जनता को। इसी के साथ साथ जो सिंबलिज्म है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इलिटरेट लोगों के बीच इन इनलाइटनमेंट आइडियाज के विचारों को बढ़ाने के लिए। तो कुछ सिंबल्स के ऊपर हम बात करेंगे इस टॉपिक के दौरान। सबसे पहला है ला मार्सेल्स। ये बेसिकली नेशनल एंथम था फ्रांस का फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो फ्रांस की आम जनता इस गाने को गाते हुए राजा की आर्मी के खिलाफ लड़ी और जब आम जनता की सत्ता फ्रांस में आई तो उन्होंने इस ला मार्सेल्स सॉन्ग को अपना नेशनल एंथम बनाया। इसका जो राइटर और कंपोजर था वो था क्लाउड जोसेफ रोगेट दे लिजले, जिसने 1792 में इसे कंपोज किया और तब से ही फ्रांस की आम जनता इस गाने को रेवोल्यूशन के दौरान गाया करती थी। और जब नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ तो उसने इसे फर्स्ट रिपब्लिक एंथम कहा 1795 में। इसके अलावा फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा, जैसे भारत का तिरंगा है वैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें 3 कलर थे, एक था ब्लू, एक था व्हाइट और एक था रेड। अब ये जो ब्लू और रेड है इन दोनों को कलर ऑफ पेरिस कहा गया। जैसा कि हम जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति का जो सेंटर था वो पेरिस ही था, तो इन दोनों कलर्स को कलर ऑफ पेरिस कहा गया। इसमें से जो ब्लू कलर है ये लिबर्टी को सिंबलाइज करता है और जो रेड कलर है ये करेज को सिंबलाइज करता है। तो सवाल यह है कि व्हाइट किसको सिंबलाइज करता है? तो ये जो व्हाइट है ये मोनार्की को सिंबलाइज करता है, यानी राजतंत्र। इसीलिए ये जो ट्राई कलर है ये यूनिटी ऑफ पीपल को सिंबलाइज करता है, यानी मोनार्की और कॉमन पीपल आपस में मिलके फ्रांस के लिए एक नया भाग्य लिखें इस ट्राई कलर फ्लैग, इस तिरंगे के अंडर। जो अगला सिंबल है वो है रेड कैप, जिसे फ्रिजियन कैप भी कहा जाता था।
अब ये जो रेड कलर कैप है ये सेंस क्लूटोस के मध्य बहुत ज्यादा फेमस थी। रेड कैप सेंस क्लूट्स यानी लेबर और मिडिल क्लास पेरिस के बहुत ज्यादा पहनते थे। इसे वो फ्रीडम और लिबर्टी का प्रतीक मानते थे। रेड कैप को स्लेवरी के अंत से भी डिनोट किया जाता था। जब रोम में वहां के गुलामों को आजाद किया गया तो उन्होंने इसी रेड कैप का यूज किया था और वहीं से इस रेड कैप का इंस्पिरेशन लिया गया था और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी इस रेड कैप को एज अ सिंबल यूज किया गया। उसके बाद ब्रोकन चेन एक और प्रतीक था जो आम जनता के बीच बहुत ज्यादा फेमस था। ये जो ब्रोकन चेन है ये बेसिकली एंड टू स्लेवरी एंड ऑपरेशंस के खिलाफ था, यानी प्रताड़ना और गुलामी के खिलाफ इस सिंबल का यूज किया जाता था आम जनता के मध्य, जो ये दर्शाता था कि फ्रांस की आम जनता अब सामंतवाद और राजतंत्र से आजाद है। इसके अलावा एक लॉ ऑफ टैबलेट भी था जिसमें कानून को महत्व दिया गया था। इसका बेसिक आइडिया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हर कोई मनुष्य फ्रांस का लॉ के आगे, कानून के आगे समान है और हर किसी के लिए समान कानूनों का ही यूज होगा। इसके अलावा एक और सिंबल था आई विद इन अ ट्राइंगल, जिसमें एक ट्राइंगल के बीच में एक आई दिखाई गई थी। ये बेसिकली नॉलेज और विजिलेंस का प्रतीक था, यानी ज्ञान का और उसके साथ साथ सजगता का प्रतीक था फ्रांस की आम जनता के लिए। उसके बाद एक बंडल ऑफ रॉड जिसे फासिस कहते हैं का भी यूज किया गया फ्रांस में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल था जो स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी यानी एकता की ताकत को दर्शाता था। इससे मिलती जुलती एक कहानी भारत में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, अगर आपने सुनी हो तो, जिसमें बेम्बूस के अलग अलग स्टिक्स के द्वारा यूनिटी की बात करी गई थी। इसके अलावा ट्री ऑफ लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो रेवोल्यूशनरीज थे वो फ्रांस के अलग अलग शहरों में जाकर ये ट्री ऑफ लिबर्टी को प्लांट करते थे और ये न्यू होप थी फ्रांस के नए भविष्य के लिए। और अंत में न्यू रिपब्लिकन कैलेंडर, अगर आपको याद हो हमने इस न्यू रिपब्लिकन कैलेंडर के बारे में काफी बार चर्चा की है, जो ओल्ड रजीम की व्यवस्था के अंत को दर्शाती है और एक नए तरह का कैलेंडर जो नेशनल कन्वेंशन के दौरान फ्रांस में आया, जिसमें हफ्ते 10 दिन के हुए और महीनों के नाम भी बदले गए और फ्रांस की जो पुराने चिन्ह थे, कैलेंडर थे, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उसे हटा दिया गया। तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल थे जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आम जनता को बहुत ज्यादा इंस्पायर किया रेवोल्यूशनरी आइडियाज के सपोर्ट में। अब वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो बेसिक आइडिया था वो था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, यानी कि आज़ादी, समानता और भाईचारा। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो उस समय का समाज था वो बहुत ही ज़्यादा पुरुष प्रधान यानी पैट्रियार्कल था और इस रेवोल्यूशन में विमेंस की बराबर की भागीदारी होने के बावजूद भी विमेंस को उनके राइट देने के लिए ये फ्रांस का समाज राजी नहीं था। विमेंस ने भी इस रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दी, लेकिन जब उन्हें उनके हक देने की बात आई तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ही उन्हें उनके हक देने से मना कर दिया। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। विमेंस एज अ प्रोटेस्टर और रेवोल्यूशनरीज हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखाई देती है। आपको याद होगा जब बेस्टाइल जेल में आक्रमण किया गया पेरिस की आम जनता के द्वारा, तो उसमें सिर्फ मेल ही नहीं फीमेल प्रोटेस्टर्स भी शामिल हुए जिन्होंने उस पूरी फोर्ट्रेस प्रिजन को पूरी तरह से डिमोलिश करा।
उसी के साथ-साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है जहाँ पर विमेन्स ने अपने पॉलिटिकल राइट, अपने सोशल राइट और अपने इकोनॉमिकल राइट पाने के लिए राजा तक को मजबूर कर दिया अपनी बात मनवाने में। आपको याद होगा मार्च ऑफ वर्सेस जो अक्टूबर 1789 को हुआ। जब पेरिस की औरतों ने पेरिस शहर में बढ़ते हुए ब्रेड्स के दाम और महंगाई से परेशान होकर एक मार्च ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने वेपन्स के सहारे इस पूरे मार्च को ऑर्गेनाइज करवाया और 29 किलोमीटर चलकर ये औरतें वर्साई शहर में पहुंची, जहां लुई द 16 रहता था और लुई द 16 को मजबूर कर दिया वर्साई शहर छोड़ने के लिए उसकी फैमिली के साथ, और मजबूरन पेरिस आना पड़ा लुई द 16 को हमेशा के लिए। ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इवेंट है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जहां पर राजा मजबूर हुआ आम जनता की बात मानने के लिए, और जिसमें सबसे बड़ा रोल ही विमेन का है। लेकिन इसके बावजूद भी विमेन्स को उनके पॉलिटिकल राइट नहीं दिए गए। इसके अलावा विमेन्स का पार्टिसिपेशन रहा पॉलिटिकली पूरी तरह से, राजनीतिक रूप से, और विमेन्स ने अपने क्लब्स भी क्रिएट किए जहां पर वो पॉलिटिकल आइडियाज के ऊपर डिस्कशन और डिबेट्स करते थे और फ्रांस के भविष्य के लिए नए नए पॉलिटिकल एक्शंस के ऊपर बात करती थी कि क्या जरूरत है, क्या रिफॉर्मेशन की जरूरत है फ्रांस को पॉलिटिकली और उसके साथ इकोनॉमिकली और सोशली भी। लेकिन विमेंस को फोर फ्रंट में नहीं आने दिया। इवन जब फ्रांस में रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट भी क्रिएट हुई तो उन्होंने भी विमेंस को हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया फ्रांस के रेवोल्यूशन में और पॉलिटिकल राइट नहीं दिए। विमेंस ने 1793 में सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन विमेन बनाई। जब फ्रांस की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अपने पॉलिटिकल राइट की बात की तो विमेन ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जिसे कहा गया सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। लेकिन जब फ्रांस में नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ उस दौरान इस सोसाइटी को बैन कर दिया गया जैकोबिन के द्वारा। इसी के साथ साथ विमेन्स का इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन भी रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रांस में जब राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स की बात हुई और इसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुकलेट छापी गई कि क्या क्या राइट मिलनी चाहिए मैन को फ्रांस के, तो उस समय पर वहां पर विमेन्स को एक्सक्लूड किया गया इस राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के दायरे से। तो इसको देखते हुए फ्रांस की ही एक लेखिका ओलेम डे गॉग, जिनका जन्म 1748 और मृत्यु 1793 में हुई, उन्होंने लिखी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द फीमेल सिटीजन, जो इन्होंने 1791 में लिखी जवाब देने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन का, जहां पर विमेन्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। ऑब्वियस सी बात थी, जब कोई भी विमेन पॉलिटिकली एक्टिव होना चाह रही थी तो फ्रांस की जो पुरुष प्रधान समाज है वो उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और जब फ्रांस में रेन ऑफ टेरर आया तो रॉबस्फेयर द्वारा संचालित जैकोबिन गवर्नमेंट ने ओलिम डे गॉग को एग्जीक्यूट कर दिया गुलुटाइन के द्वारा। तो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली विमेन्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की एक्टिव होने की और उन्हें बार बार सप्रेस किया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। लेकिन इसी के साथ साथ विमेन्स का डेली रेवोल्यूशनरी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल था, जहां पर फ्रांस का जो पुरुष प्रधान समाज है वो पॉलिटिकल राइट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहा था, वहीं पर उतने बुरे इकोनॉमिक कंडीशंस में जो हाउस होल्ड वर्क है
वो पूरा का पूरा विमेन के ऊपर था और विमेन ही पूरा हाउस होल्ड वर्क मैनेज कर रही थी फ्रांस में। और उसके साथ साथ विमेन पॉलिटिकल राइट के लिए भी लड़ रही थी। इसके बाद रेन ऑफ टेरर में भी विमेन ने अपना पॉलिटिकल योगदान दिया। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे विमेन आइडियोलॉजिकली सेम पाथ में चल रही थी। विमेन के अपने इंडिविजुअलिस्टिक आइडियाज भी थे। कुछ विमेन एक्सट्रीम लेफ्ट की ओर थी और कुछ राइट की ओर। ऐसी काफी सारी विमेन थी जो जैकोबिन्स और रेडिकल वायलेंस को सपोर्ट करती थी, और उसी के साथ साथ ऐसी काफी सारी विमेन्स थी जो राइट विंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करती थी, जैसे कि मैरी एंटोनेट जो लुई द 16th की वाइफ थी, और उन्हीं के साथ साथ उनके भी सपोर्टर्स थे जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे। लेकिन इसके साथ साथ विमेंस के कुछ लिमिटेशंस और फेलियर भी रहे इस रेवोल्यूशन में, जैसे कि विमेंस इतना रेवोल्यूशन करने के बाद भी अपने वोटिंग राइट नहीं पा पाई, और वोटिंग के साथ साथ ना ही पॉलिटिकल राइट मिले विमेंस को बहुत ज्यादा, और ना ही कोई एजुकेशनल राइट फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान विमेंस को मिल पाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे विमेंस को लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जब ओलिम डे गॉग जैसी राइटर्स आए और फ्रांस की विमेंस अपने राइट्स के लिए लड़ी, तो आगे आने वाले रेवोल्यूशंस में, फिर चाहे वो इंडियन इंडिपेंडेंट रेवोल्यूशन हो, चाहे वो यूरोप में रशियन रेवोल्यूशन हो, वहां पर विमेंस ने अपनी भागीदारी पूरी पूरी दी, और जिसका इंस्पिरेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में शामिल विमेन से ही आता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन चला तो महज 10 सालों तक, जिसकी शुरुआत हुई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के उदय से, और इसका अंत हुआ 1799 में नेपोलियन बोनापार्टा के आगमन से। लेकिन इसका इम्पैक्ट फ्रांस में, उसके साथ साथ यूरोप में और उसके बाहर पूरे विश्व में बहुत लंबे समय तक रहा, और आज तक भी विश्व की जो राजनीति है उसका बेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से ही इंस्पायर दिखता है। इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इस रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या रहा, पहले तो फ्रांस में और उसके बाद विश्व के अन्य देशों पे, और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर। तो फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको बहुत गहरे रूप से बदल दिया इस रेवोल्यूशन में। हम जानते हैं 1789 से पहले फ्रांस में एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी एक राजतंत्र था। ये मोनार्की खत्म हुई और फ्रांस में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। हालांकि इसके बाद भी फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्टा आया जिसने इस रिपब्लिक को खत्म कर दिया, लेकिन इसके आइडियाज लंबे समय तक नहीं रोके जा सके, और अंत में फ्रांस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बना। इसी के साथ साथ जो संप्रभुता है, सोवरेनिटी है, वो भी अब किंग से नहीं एफिलिएट थी, बल्कि लोग खुद को नेशन से एफिलिएट करते थे, यानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना थी, ना कि राजवाद। इसके बाद लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा फ्रांस में। जब नेपोलियन फ्रांस में राजा बना तो उसने नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस कराया, जिसके तहत फ्रांस में इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के आगे सभी लोग समान थे, और उसी के साथ साथ लोगों को उनके प्रॉपर्टी राइट भी दिए गए। और जो चुनाव था फ्रांस में बेहतर पोजीशंस में, वो बर्थ राइट ना होकर अब मेरिट के आधार पर होता था, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पूरी तरह से विपरीत था। इसी के साथ साथ फ्रांस में सामाजिक इम्पैक्ट भी पड़ा। जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो फ्रांस से कभी नहीं गया, रिपब्लिकनिज्म का आइडिया फ्रांस में रहा।
इक्वालिटी समानता के लिए लोग अब लड़ना जानते थे और फ्रांस में इक्वालिटी को पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं किया गया और जो वर्ग भेद था फ्रांस में क्लर्जी नोबेलिटी और कॉमन पीपल का वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और इसके साथ साथ जो आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट है फ्रांस में जिसके लिए फ्रांस लड़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो बेसिक आइडियाज थे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, वो हमेशा परमानेंट रहे फ्रांस में और उन्हीं को और बेहतर तरीके से पाने के लिए फ्रांस की जनता हमेशा जद्दोजहद में रही। तो ये इम्पैक्ट तो फ्रांस में पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इसके साथ साथ ब्रिटेन में भी इस रेवोल्यूशन का अच्छा खासा असर पड़ा। अब जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन काफी ज्यादा वायलेंट रेवोल्यूशन था जिसे देखकर ब्रिटेन की जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो समझ गई थी कि हमें जल्द से जल्द सर्टेन रिफॉर्म्स लाने होंगे हमारे देश में भी, इससे पहले कि हमारे देश की आम जनता भी रेवोल्यूशनरी बन जाए। तो ब्रिटेन में भी नए नए जो पॉलिटिकल थॉट है लिबरलिज्म के ऊपर, रिपब्लिकनिज्म के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, उनके बारे में ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो विचार कर रहा था और ब्रिटेन में रिफॉर्म्स लाए गए जैसे 1832 का एक्ट, 1867 का एक्ट और 1884 का एक्ट जिसने ब्रिटेन को डेमोक्रेसी के नजदीक पहुंचाया। 1832 से पहले ब्रिटेन में जो वोटिंग राइट है वो केवल संभ्रांत व्यक्ति, कुलीन वर्ग के लोगों के पास था, लेकिन 1832 में जो शहर में रहने वाले मिडिल क्लास लोग थे जिनके पास अपनी लैंड थी उन्हें भी ये वोटिंग राइट दिए गए। उसके बाद 1867 में इन वोटिंग राइट को और ज्यादा एक्सटेंड किया गया और जो शहर में मजदूर वर्ग रह रहा था, लेबर क्लास रह रही थी, उसे भी ये वोटिंग राइट दिए गए जो कि रेंट में रहते थे यानी किराए के मकानों में रहते थे। ब्रिटेन के शहरों में, मैनचेस्टर में, लंदन में उन्हें वोटिंग राइट दिए गए और 1884 में इसी डेमोक्रेटिक राइट को और ज्यादा एक्सपेंड करके जो विलेज एरियाज थे वहां के लोगों को भी वोटिंग राइट दिए। उसी के साथ साथ सोशल इंपैक्ट भी पड़ा ब्रिटेन में। जो लिबरलिज्म के आइडियाज थे उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के आइडियाज थे, वो स्प्रेड हुए ब्रिटेन की आम जनता के बीच। उन्होंने भी ब्रिटेन के लिए अपने एक नए संविधान की मांग की जिसे ब्रिटेन की सरकार ने माना और धीरे धीरे ब्रिटेन के संविधान में भी बदलाव किए जिसके द्वारा जो सिटीजन्स है उन्हें उनके मूल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड करे गए। लेकिन एक की डिफरेंस है ब्रिटेन और फ्रांस के रिफॉर्म्स में। फ्रांस का जो रिफॉर्म है वो रेवोल्यूशन के द्वारा आया, लेकिन ब्रिटेन के जो रिफॉर्म्स है वो रेवोल्यूशन नहीं बल्कि एवोल्यूशन के द्वारा आए, यानी धीरे धीरे उनमें बदलाव हुआ जिसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। इसके अलावा जर्मनी में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा। जब फ्रांस ने जर्मनी में अटैक करा तो जो फ्यूडल स्ट्रक्चर है वो क्रैश हो गया, जर्मनी का मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल गई और जर्मनी में भी जो आइडियाज है लिबर्टी के, फ्रीडम के, इक्वालिटी के वो स्प्रेड हुए। जर्मनी की जनता भी अपनी सरकार से डिमांड करने लगी इन सब अधिकारों की और सर्फडम का भी अंत हुआ जर्मनी में। सर्फडम एक तरह की व्यवस्था थी फ्यूडल सिस्टम के अंदर, सामंती व्यवस्था के अंदर, जिसके आधार पे लॉर्ड की जमीन में जो भी किसान काम करते थे उनके जीवन पे, उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों पे पूरी तरह से लॉर्ड का अधिकार होता था। ये स्लेवरी तो नहीं थी लेकिन एक तरह की स्लेवरी ही थी जहां पर लॉर्ड्स पूरी तरह से
कंट्रोल करते थे अपने सर्फ्स को, यानी अपने अपने फार्मर्स को। तो इसका अंत हुआ। इसके साथ साथ जो नेशनलिज्म है वो स्प्रेड हुआ जर्मनी में, राष्ट्रवाद की भावना फैली, लोग राजभक्ति ना देखकर राष्ट्रभक्ति की ओर देख रहे थे, राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे, ना कि राजा के लिए काम कर रहे थे। और जो मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो स्प्रेड हो रहे थे जर्मनी में। और जो 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, उसका बेसिक आइडिया भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से ही इंस्पायर था, जब जर्मनी में डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड हुई और जर्मनी को पूरी तरह से जर्मनी की जनता ने यूनिफाई एक सूत्र में बांधा। स्विट्जरलैंड के ऊपर भी फ्रांस ने आक्रमण करा। यहां पर फ्रेंच गवर्नमेंट ने जब अधिकार करा तो हेल्वेटिक रिपब्लिक का गठन किया, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं जब हमने वॉर्स की बात करी थी कि किस तरह से फ्रांस ने स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को हटाकर, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाया थी, उसे हटाकर हेल्वेटिक रिपब्लिक का गठन किया। और यहाँ का भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया, और यहाँ पर भी एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर बेसिक राइट दिए जा रहे थे आम जनता को, उसका गठन किया। उसके साथ साथ स्विट्जरलैंड में जब स्विस डेमोक्रेसी बनी, स्विट्जरलैंड डेमोक्रेटिक बना 1830 में, उसके भी जो आइडियाज हैं डेमोक्रेसी के वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड थे। इसके साथ साथ बेल्जियम में भी जब फ्रांस ने आक्रमण करा तो यहाँ की भी जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसे हटाया। यहाँ पर भी नेपोलियनिक कोड लगाया, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम पूरी तरह से बदल दिया। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो अधिकार है वो बेल्जियम की आम जनता को दिया गया। जो प्रिविलेजेस थे सामंती, उन्हें खत्म कर दिया गया, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया, और बेल्जियम में भी एक तरह की इक्वालिटी लाने की कोशिश की। इसके साथ साथ नेशनलिज्म का आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर था, और यहाँ भी अब राजभक्ति को छोड़कर राष्ट्रभक्ति की ओर आम जनता ज्यादा मुखर थी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोप की जो नॉर्दर्न एरिया है वहां की कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। इसमें बेसिकली डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे आती हैं। यहां पर भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर हुआ। आइडियोलॉजिकली यहां पर भी रिपब्लिकनिज्म की डिमांड हुई, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डिमांड हुई, और इसके साथ साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के आगे सभी को समान अधिकार देने की बात हुई। अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो इन कंट्रीज में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हुई। स्पेशली नॉर्वे में यहाँ की जनता अब अपने देश के लिए एक लिखित संविधान की मांग कर रही थी, और जो समय के साथ पूरी भी हुई। लेकिन यहाँ का भी जो नेचर ऑफ चेंज है वो वायलेंट ना होकर पीसफुल था। पीसफुली ये सारे चेंजेस गवर्नमेंट ने करे, क्योंकि अब यूरोप की गवर्नमेंट्स भी जान गई थी कि आम जनता को अगर पीसफुली उनके रिफॉर्म्स, उनके अधिकार नहीं दिए गए तो वो रेवोल्यूशन करके उनका तख्ता पलट कर सकती हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का अच्छा खासा असर पड़ा। जो आइडियाज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिपब्लिकनिज्म की ओर, यानी गणतंत्रवाद, उसके साथ साथ सिटीजन्स के जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनकी बात भी यूएसए में उठी। यूएसए की जनता ने भी अपने अधिकारों के लिए बात करी और उन्हें ये मिले भी, और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ा, और यूएसए भी डेमोक्रेसी की ओर ज्यादा मुखर रहा। फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर फ्रांस में तो पड़ा ही पड़ा और इसके साथ साथ यूरोप में भी पड़ा, लेकिन जो उपनिवेशी राज्य थे वो भी इस रेवोल्यूशन के विचारों से अछूते नहीं रह सके। स्पेशली इंडिया, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी।
रेवोल्यूशनरी जो आइडियाज हैं वो इस रेवोल्यूशन के बाद तेजी से पूरे के पूरे विश्व में फैले और कॉलोनियल राज्यों ने भी इन आइडियाज को अपनाया। आइडियाज जैसे कि लिबर्टी, नेशनलिज्म, रिपब्लिक का आइडिया, गणतंत्र का आइडिया, एंटी मोनार्कियल होने का आइडिया, तो ये सारे के सारे आइडियाज पूरे के पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैले इस रेवोल्यूशन के बाद। भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट में भी इसका अच्छा खासा असर देखने के लिए मिला। जैसे भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सभी क्रांतिकारी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो इक्वालिटी का आइडिया था, जो फ्रेटर्निटी भाईचारा का आइडिया था, जो सोवर्निटी का आइडिया था, जो राजतंत्र हटाकर लोकतंत्र स्थापित करना और नेशनहुड राष्ट्रवाद का आइडिया था, इन सभी आइडियाज से भारत के क्रांतिकारी भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और भारत में काफी सारे मूवमेंट्स भारत की आजादी के लिए इन्हीं आइडियाज के ऊपर लड़े गए। इसी के साथ साथ एंटी इंपीरियलिज्म, जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मोनार्की को हटाकर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए लड़ा गया था, तो इसी से इंस्पायर होकर भारत में भी जो इंपीरियल गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, इसके खिलाफ रेवोल्यूशन हुए और यहां पर भी रिपब्लिक की डिमांड तेजी से फैली, जिसका असर हम भारत में देखते भी हैं। जब भारत में नए नए सुधार ब्रिटेन को इंट्रोड्यूस करने पड़े नए नए चार्टर्स के द्वारा, जैसे कि भारत में मॉडर्न एजुकेशन लाई गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके साथ साथ भारत में जो पॉलिटिकल राइट है वो भी भारतीय जनता को देने पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ये सब आइडियाज जो हैं वो कॉलोनीज में भी पहुंचे, और एक हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किस तरह से जो लैटिन अमेरिका की एक कंट्री थी ब्लैक्स की, वहां पर भी जो फ्रांस की कॉलोनी थी वो कंट्री भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ी और उसने अपनी आज़ादी पाई। उसी तरह से भारत ने भी इन्हीं आइडिया से इंस्पायर होकर भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया 1947 में। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसका एक ओवरऑल ग्लोबल सिग्निफिकेंस भी है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का आइडिया है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही दुनिया में आया, और सारे के सारे देश जहां पर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वहां की जनता ने मॉडर्न डेमोक्रेसी की मांग रखी अपनी सरकारों से। उसके साथ साथ जो नेशनलिज्म है उसका आइडिया भी इसी रेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया के सामने आया, और जो लोग हैं अब वो राजा के लिए सोवरन न होकर नेशन के लिए सोवरन हुए, यानी कि लोग राजा के भक्त नहीं बल्कि देशभक्त, राष्ट्र के भक्त बने। के साथ साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसका कंसेप्ट भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ, और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया भर में जितनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सब सेपरेशन ऑफ पावर पे बहुत ज्यादा जोर देती है, जिससे कि जो पावर है वो कंसंट्रेट ना हो पाए किसी एक इंसान या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट ना फॉर्म्स हो, और डेमोक्रेसी की ओर ही पूरी दुनिया आज अग्रसर है। वो इसीलिए है कि 1789 में फ्रांस की आम जनता ने अपने राजा के खिलाफ लड़ने का विचार रखा और अपनी ही एक राजतंत्रीय सरकार को हटाकर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने की इच्छा जताई, और उन्होंने ये करके भी दिखाया, जिससे दुनिया भर के लोगों को ये यकीन हुआ कि हाँ, राजतंत्रीय गवर्नमेंट को हटाया जा सकता है और लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है। और इसके बाद दुनिया भर में आज जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम जो देश हैं वो लोकतंत्रीय गवर्नमेंट के आधार पे चलते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी है, और जहां डेमोक्रेसी नहीं है वहां की आम जनता भी अपने देश में एक लोकतंत्रीय सरकार बनाने के लिए लड़ रही है।
और इसी के साथ-साथ लोगों को अब प्रेस की फ्रीडम, बोलने की आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सजगता है, जागरूकता है और वो हमेशा इन अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं जिनके आइडियाज़ 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पैदा हुए। तो यहीं पर हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये जो पूरा सीरीज़ है ये समाप्त होती है। बहुत जल्द मैं एक नए वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।